Hello everyone, welcome back to my channel. So, as we all know, we were covering this new NCERT for Social Science Grade 7, Exploring Society, India and Beyond. We have already completed the part 1 of chapter 1, Geographical Diversity of India, which was part of theme A, India and the World, Land and the People. अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। हमने कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। इसके आगे हम आज कवर करने वाले हैं फ्रॉम द गैंगेटिक प्लेन, द गैंगेटिक प्लेन्स। As we move southwards from the Himalayas, we reach the vast and fertile Gangetic Plains. जैसे ये मैप है, आप हिमालयन रीजन से जब हम साउथ की ओर मूव करेंगे, हम कहाँ पे पहुँचेंगे? द गैंगेटिक प्लेन्स में हम पहुँचेंगे। These plains have been an important part of the history and civilization of India. ये जो प्लेन्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रह चुके हैं हमारा जो सिविलाइजेशन है इंडिया का, प्लस जो हमारा हिस्ट्री है इसका क्या रह चुके हैं? ये गैंगेटिक प्लेन्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट रह चुके हैं या रह चुका है। These plains are nourished by mighty rivers originating from the Himalayas, providing a vital lifeline water. ये जो प्लेन्स हैं ये नरिश होते हैं किनके द्वारा? रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं उनके थ्रू ये क्या होते हैं? नरिश होते हैं और हमें एक इम्पॉर्टेंट लाइफलाइन प्रोवाइड करते हैं जो है वाटर। The Ganga, Indus and Brahmaputra river systems, along with their extensive network of tributaries, enrich the soil with minerals, making the region highly fertile and ideal for agriculture. ये जो हमारे रिवर्स हैं गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, प्लस इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये क्या करते हैं? सॉइल को एनरिच करते हैं किनसे? मिनरल्स के थ्रू, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो हाईली फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चर के लिए आइडियल भी होता है। ये जो रिवर्स है अपने साथ मिनरल्स को ब्रिंग करते हैं जिसके वजह से हमारी जो सॉइल है वो एनरिच होती है और जिसके वजह से ये जो रीजन है हमारा, कौन सा रीजन है? गैंगेटिक प्लेन रीजन, यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से हो पाता है। The rivers are also a source for generating electricity. Rivers क्या है? एक सोर्स भी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। रिवर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जाता है। A large proportion of India's population lives in these plains. हमारा जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका काफ़ी अच्छा खासा प्रोपोर्शन कहाँ पे रहता है? प्लेन एरिया में रहता है। क्यों रहता है? हमने ये रीज़न पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से हो पाती है, प्लस यहाँ पे वाटर भी मिलता है एबंडेंट, जिसके वजह से क्या होता है? यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छे मात्रा में यहाँ पे लिव करती है। The flatland of the northern plains has allowed for the development of an elaborate transportation network. जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, गैंगेटिक प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है इसका जो लैंड है कैसा है? फ्लैट है। फ्लैट लैंड होने की वजह से यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप हो पाई है। यहाँ पे रोड और रेलवे नेटवर्क्स भी हैं जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाता है किसका? पीपल का प्लस गुड्स का ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। रोड और रेलवे नेटवर्क के होने की वजह से जो लोग हैं और प्लस जो गुड्स हैं वो काफ़ी लंबे जगहों पे लॉन्ग डिस्टेंस में क्या कर पाते हैं? ट्रेवल कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। अब हमारा जो यूनिट है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, जो हमारा हिस्ट्री वाला जो यूनिट है इसमें हम जब जाएंगे, हम जब पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि तो गंगा है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और जो बाकी रिवर हैं, बाकी नदियाँ हैं, उनको कई हज़ार सालों तक क्या किया गया है? ट्रेवल और ट्रेड के लिए यूज़ किया गया है। अब ये कुछ हमारे इमेजेस हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। फिगर 1.11 मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन द प्लेन्स। जो हमारा प्लेन एरिया है वहाँ पे कैसे ट्रैक्टर और बाकी मशीनरी के थ्रू कैसे हमारा एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट इमेज है, ये दिल्ली का हमारा एरियल व्यू है। यहाँ पे टॉप राइट में ये हमारी यमुना रिवर भी फ्लो कर रही है। दिल्ली का क्या है? एरियल व्यू है। नेक्स्ट,
यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग की, उत्तर प्रदेश में मल्टी क्रॉपिंग की इमेज है। मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है? एक फार्मिंग मेथड ऑफ फार्मिंग होता है जिसमें एक ही फील्ड में, ये जैसे आप देख रहे होंगे, एक ही फील्ड में क्या किया जाता है, मोर देन वन वेराइटी ऑफ क्रॉप को उगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कोई दूसरी क्रॉपिंग हो रही है, किसी दूसरे ग्रेन की या किसी दूसरे फसल की क्रॉपिंग हो रही है, और यहाँ पे दूसरे वेराइटी की क्रॉप हो रही है। एक से ज़्यादा वेराइटी की जब हम लोग क्रॉप्स को एक साथ उगाते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी क्रॉपिंग। फिगर 1.14 रूरल वुमेन वर्किंग इन अ पैडी फील्ड इन वेस्ट बंगाल। ये एक इमेज दी गई है, यहाँ पे जो वुमेन्स हैं वो धान की खेती कर रहे हैं। ये कुछ इमेजेस हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। रेलवे नेटवर्क का इमेज है, रेलवे ट्रैक दिख रहा है हमें। ये हमें इनलैंड वाटरवेज की जो इमेज है, बोट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी एक इमेज है, सैटेलाइट इमेज, गैंगेटिक प्लेन रीजन जो है उसका एक सैटेलाइट इमेज हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिगर ये हमारी वाइल्ड लाइफ की हमें इमेजेस दी हुई हैं। फिगर 1.7 नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रे लंगूर सिट्स ऑन अ वुडन बीम इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ये जो इमेज है उसे कैप्चर की गई है बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। यहाँ पे ये लंगूर की इमेज है जो एक वुडन बीम में बैठा हुआ है। The majestic tiger that was on the verge of extinction, Project Tiger has supported the return of the tiger to its habitats. ये टाइगर की इमेज है। एक टाइम था जब टाइगर क्या था, विलुप्त होने के कगार में था, खत्म होने के कगार में था। उस टाइम प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। कौन से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, जिसके वजह से क्या हुआ, टाइगर अपने हैबिटेट्स में लौट पाए। क्या हो पाया? जो टाइगर्स हैं वो अपने हैबिटेट्स में रिटर्न कर पाए। द इंडियन घड़ियाल, ये घड़ियाल की इमेज है। जो एडल्ट है वो अराउंड 2.5 मीटर टू 4.5 मीटर लॉन्ग होते हैं। ये जो रेप्टाइल है ये भी एक्सटिंक्शन के कगार में था, और इनके हंटिंग और इनको हार्म करने के खिलाफ काफ़ी सारे लॉ भी हैं। फिगर 1.2 अ पीकॉक एंड पीहन, ये हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक, और ये हमारी पीहन। डोंट मिस आउट। मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेसेस, गंगा, यमुना, कावेरी एट्सेट्रा। जितनी भी हमारी भारत की नदियाँ हैं उनको देवियों के नाम पे रखा गया है, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी एट्सेट्रा। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र however means the son of ब्रह्मा। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है इनको किसी गॉडेसेस के ऊपर नहीं रखा गया, इनको ब्रह्मा के ऊपर रखा गया है, जिसका मतलब है ब्रह्मपुत्र का मीनिंग है द सन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र। दिस रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप। ये एक ऐसी नदी है जो समर्स में क्या होती है, ज़्यादा बिगर होती है, इसकी जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ जाता है, जबकि बाकी जो नदियाँ हैं समर में वो क्या होती है, ड्राई अप हो जाती है। कैन यू गेस व्हाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो क्या होता है, उसको वाटर कहाँ से मिलता है? हिमालय से मिलता है, हिमालयन रीजन से उनको वाटर मिलता है, और जिसके वजह से समर के टाइम क्या होता है, समर के टाइम ये जो वाटर है, जो हमारा स्नो है वो क्या होता है, मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के वजह से क्या होता है, जो हमारी जो वाटर लेवल है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की, वो क्या करती है, राइज करती है, जिसके वजह से क्या होता है, समर के टाइम हमारी जो वाटर कंटेंट है ब्रह्मपुत्र की वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। लेट्स एक्सप्लोर। Notice the concentration of lighting in the plains. What could be the reason for this concentration? जैसे हमने ये वाला इमेज देखा था, इसमें हमें दिख रहा होगा कि ये जो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि ये जो हमारा प्लेन एरिया है यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी डेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जैसे देखा कि हमारा जो प्लेन रीजन है वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, डेंस है, ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, जिसके वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। जैसे जब सैटेलाइट इमेजेस नाइट पे ली जाती है तब कैसे दिखाई देती है, ये डेंस दिखाई देती है।
The Great Indian Desert or the Thar Desert. If we move westward on the map, you will notice a yellowish area. This area is the Thar Desert. What do you see? A vast stretch of golden dunes, rugged terrain, and a wide open sky. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब हम मैप में वेस्टवर्ड मूव करेंगे हम एक येलोइश एरिया को नोटिस करेंगे। ये जो एरिया है वो क्या है? थार डेजर्ट है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? बहुत सारे लंबे लंबे एरिया तक क्या है? वहाँ पे गोल्डन ड्यून्स है, रग्ड टेरेन है। रग्ड टेरेन मीन्स इरेगुलर सरफेस है वहाँ पे, और वाइड ओपन स्काई। अगर हम मैप में देखें, ये हमारा गैंगेटिक प्लेन्स है। यहाँ से जब हम वेस्ट की ओर मूव करेंगे, ये जो हमारा रीजन है ये क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। Sand dunes are formed when the wind shifts and shapes the sand into hill-like formations. Sometimes these rise as high as 150 meters. ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं विंड के वजह से। जो तेज़ हवा चलती है उनके वजह से क्या होता है? सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं। पहले क्या होता है? जो विंड है वो जो सैंड है उसको क्या करती है? शिफ्ट करती है और शेप करती है हिल लाइक फॉर्मेशन से, जिसकी वजह से क्या होता है? सैंड ड्यून्स फॉर्म होती हैं। कभी कभार क्या होता है? इसकी हाइट 150 मीटर्स तक भी पहुंच जाती है। ये सैंड ड्यून्स हैं। जैसे अगर हम समझे, ऐसे मान लो कि ये हमारा क्या है? सैंड के पार्टिकल्स हैं। जब एयर हमारी विंड जब क्या होती है? फ्लो करती है, तो इसके थ्रू क्या होते हैं? छोटे छोटे हमारे सैंड के पार्टिकल्स भी साथ में मूव करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? सैंड एक एरिया में कलेक्ट हो जाता है और छोटे छोटे हिल लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे फॉर्म होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? सैंड ड्यून फॉर्म होता है। वैसे ही विथ टाइम ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है। विथ टाइम विंड के फ्लो के हिसाब से क्या होता है? ये दूसरे स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होते। द थार इज़ अ वास्ट एरिड रीजन। थार है वास्ट, काफ़ी विस्तृत, काफ़ी बड़ा एरिया है और एरिड रीजन है। एरिड रीजन मतलब ड्राई रीजन। मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया, स्पैनिंग द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। इसको हम मैप में समझ लेते हैं। ज़्यादातर जो रीजन है वो थार डेजर्ट का इंडिया में ही है। कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात। The desert acts as a natural barrier due to the harsh conditions that deter human and animal movement. ये जो डेजर्ट है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह वर्क करता है ड्यू टू द हार्श कंडीशंस। जो यहाँ पे जो हार्श कंडीशंस है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, काफ़ी हार्श है, जिसके वजह से क्या है? जो डेजर्ट है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह वर्क करता है और ह्यूमन और एनिमल मूवमेंट को डेटर करता है, including very high daytime temperatures and cold nights as well as lack of access to water. यहाँ पे जो डे टाइम टेम्परेचर्स है वो काफ़ी हाई होती है और जो नाइट है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? ड्रॉप करता है। और यहाँ पे जो वाटर है वो भी क्या होता है? वाटर का एक्सेस भी क्या होता है? कम होता है। वाटर यहाँ पे कम हमें मिलती है। People living in the Thar have adapted their way of life to the place and what it offers. जो थार के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो ज्योग्राफी है, उस हिसाब से अपनी जो जीवन है, अपना जो जीवन शैली है, जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसको इन्होंने क्या की है? उस हिसाब से अडेप्ट की है। क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को इन्होंने ढाला है। जैसे कि अगर हम देखें इनकी फूड हैबिट, इनका जो क्लॉथिंग है, इनकी जो लाइफस्टाइल है, ये सब हार्श कंडीशंस के हिसाब से अपने आप के इन्होंने अडेप्ट किया है। ये हमारी सैंड ड्यून की इमेज है। थार डेजर्ट में सैंड ड्यून की इमेज है। ये फोर्ट है जैसलमेर का। जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। ये थार डेजर्ट के मिडिल में लोकेटेड है।
और ये जो फोर्ट है हमारा जैसलमेर फोर्ट, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये इमेज दी हुई है पुष्कर मेला में एक कैमल वेंडर है, उनकी इमेज दी हुई है। डोंट मिस आउट। वाटर इज स्कार्स इन द डेजर्ट। वाटर डेजर्ट का एक स्कार्स रिसोर्स है। Women often need to travel long distances every day to fetch water for their families. अपने फैमिलीज के लिए वाटर लेने के लिए जो वुमेन्स हैं उनको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करना पड़ता है। So the traditional method for cleaning utensils is to scour them with sand until they are clean. A little water can be used for a light rinse. The water used for rinsing is reused for purposes like watering a plant. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो वुमेन है वहाँ पे उनको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करना पड़ता है वाटर को फैच करने के लिए। इसका मतलब वाटर पहले से ही स्कार्स रिसोर्स है तो उसको वो वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो यूटेंसिल्स है उसको वॉश करने का उनका एक ट्रेडिशनल मेथड डेवलप हुआ है, जिसमें वो क्या करते हैं जो यूटेंसिल्स हैं उसको वो सैंड से तब तक रगड़ते हैं, तब तक उसको मांजते हैं जब तक कि जो यूटेंसिल है वो क्लीन ना हो जाए। फिर क्लीन होने के बाद वो थोड़ा सा पानी लेते हैं उसको धोने के लिए। फिर ये जो वाटर है जो रिंसिंग के लिए यूज़ किया गया है उसको फिर से वो क्या करते हैं रीयूज़ करते हैं, जिससे वो प्लांट्स को पानी डाल सके, प्लांट्स को वाटर कर सकें। So the next time you leave the tap running, remember the people of the Thar desert. So इसलिए जब भी आप नल को खुला छोड़ दो, टैप को खुला छोड़ दो, तब आपको याद होना चाहिए कि जो थार डेजर्ट है उनके वो जो लोग हैं कितना स्ट्रगल करते हैं वाटर को लेकर। तो इस वजह से हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही हमारा काम फिनिश होता है हमें टैप को क्लोज कर देना चाहिए। Rajasthan is also famous for its ingenious water conservation methods. राजस्थान अपने जो ingenious water conservation methods हैं उसके लिए भी famous है, जैसे कि टांका और कुंड। These are special water collection systems that store rainwater often for drinking purposes. ये जो टांका है और कुंड है ये स्पेशल रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम है, वाटर कलेक्शन सिस्टम है जिसमें ये लोग रेन वाटर को स्टोर करते हैं आमतौर पर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ये लेफ्ट में वुमेन वाटर कलेक्ट करने के लिए, वाटर को फैच करने के लिए जा रही हैं। ये राइट में एक छोटे से गांव में वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक स्ट्रक्चर है। The Aravalli Hills. Let's explore. Let's go back to the map. Trace your path slowly from the Thar Desert toward the east. Do you see Aravalli Hills? जब हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट से थोड़ा ईस्ट की ओर आएंगे तो हमें ये अरावली हिल दिखेगा। हम अरावली हिल्स तक क्या कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। The Aravallis are among the oldest mountains in the world, some 2.5 billion years old. The range has many peaks and ridges. जो अरावली है वो दुनिया के जो ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं उनमें से एक है। ये लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, इतना पुराना है ये। द रेंज हैज़ मैनी पीक्स एंड ब्रिजेस। यहाँ पे काफ़ी सारी पीक्स, काफ़ी सारे शिखर भी हैं और काफ़ी सारी चोटियाँ भी हैं। Although its highest peak, Mount Abu, towers at over 1700 meters, most of its hills are between 300 and 900 meters high. हमारा जो सबसे बड़ा जो पीक है इसका अरावलीज का वो कौन सा है, माउंट आबू। हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट आबू। इसकी हाइट कितनी है, 1700 मीटर। लेकिन जो ज़्यादातर यहाँ पे जो हिल्स हैं वो कितने हैं, जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द हिल्स हैं उसकी हाइट 300 to 900 मीटर्स के बीच में लाई करती है। इसका मतलब क्या है, जो हाईएस्ट पीक है उसकी हाइट 1700 मीटर्स है, लेकिन
1700 मीटर है, लेकिन जो हमारे ज़्यादातर हिल्स हैं जो अरावली रेंज में लाई करते हैं उनकी हाइट 300 to 900 मीटर्स के बीच में होती है। Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Aravallis to Jodhpur in the Thar Desert? A drive into a completely different geography. क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि सिर्फ हम 4.5 घंटे के ड्राइव से हम माउंट आबू जो अरावली में है वहाँ से जोधपुर पहुँच सकते हैं जो कि थार डेजर्ट में है। कंप्लीटली डिफरेंट ज्योग्राफी में हम पहुँच सकते हैं सिर्फ 4.5 hours में। It's really interesting. Let's explore. Look at the political map in the textbook and identify the state that the range spans. Did you see Delhi, Rajasthan, Haryana and Gujarat? ये हमने पहले ही कर लिया है। हमारा जो अरावली रेंज है वो या जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट रेंज है वो कहाँ पे लाई करता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारा थार डेजर्ट लोकेटेड है। ये कुछ इमेजेस दी गई हैं आपके बुक में। ये अरावलीज का एक पार्ट है और ये अरावलीज का स्पेस भी हुआ है। Kumbhalgarh Fort surrounded by the Aravallis. This location in the hills proved to be an excellent deterrent to the enemy. ये कुंभलगढ़ फोर्ट है जिसके चारों तरफ अरावली हिल्स है। ये जो लोकेशन है ये काफ़ी अच्छा लोकेशन था, काफ़ी एक्सेलेंट लोकेशन था जो कि क्या करता था, ये जो हमारा कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का जो किला है इसको डिफेंस प्रोवाइड करता था, एनिमीज से इसको प्रोटेक्ट करता था। द अरावलीज प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो अरावलीज हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ज्योग्राफी और क्लाइमेट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के शेप करने में। इसका मतलब क्या है कि जो अरावलीज हैं उनके वजह से जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है उस पर क्या पड़ता है, एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है ज्योग्राफी और क्लाइमेट पे। One of its most important functions is acting as a natural barrier, preventing Thar Desert from expanding further eastward. अरावलीज का और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है, वो क्या है, ये एक नेचुरल बैरियर के तरह एक्ट करता है। कैसा एक्ट करता है? एक नेचुरल बैरियर के तरह एक्ट करता है जिससे कि ये प्रिवेंट करता है थार डेजर्ट को फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंड करने के लिए। क्या करता है, हमारा जो अरावली है, जैसे यहाँ पे वेस्ट में ये थार डेजर्ट वाला रीजन है, यहाँ पे अरावली रेंज है, तो अरावली रेंज क्या करता है, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, फंक्शन करता है, जिससे क्या होता है, ये जो हमारा डेजर्ट रीजन है वो फर्दर ईस्ट की ओर मूव नहीं कर पाता। The Aravallis, rich in minerals like marble, granite, zinc and copper, have supported mining and construction activities for centuries. जो अरावलीज है वो रिच है मिनरल्स जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक और कॉपर। इन मिनरल्स से क्या है, ये रिच है। यहाँ से हमें ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से ये सारी मिनरल्स हमें मिल सकती हैं। और ये क्या करता है, माइनिंग को भी सपोर्ट करता है और काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करता है। कई सेंचुरीज से यहाँ पे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। In fact, evidence from its ancient mines at Zawar has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc. जो हमारे एविडेंस मिले हैं कहाँ पे, एंशियंट माइंस जवार में, वहाँ पे जो एविडेंस मिले हैं उनसे हमें क्या पता चल रहा है, लगभग 800 साल पहले, 8 सेंचुरीज अगो, 800 साल पहले जो इंडियंस थे वो कौन थे, पहले थे जिन्होंने जिंक एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को मास्टर किया था। दुनिया में पहले थे जिन्होंने जिंक एक्सट्रैक्शन के डेलिकेट प्रोसेस को मास्टर किया था। Historic forts such as चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंभौर आर लोकेटेड हियर। जो अरावली रेंज है यहाँ पे जो हिस्टोरिक फोर्ट्स है
हिस्टोरिक फोर्ट्स से जो पुराने किले हैं, जो ऐतिहासिक किले हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला और रणथंभौर का किला, ये सारे जो किले हैं वो यहाँ पे लोकेटेड है। The Peninsular Plateau. Let's remember. A plateau is a landform that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. प्लेट्यू क्या होती है? एक लैंडफॉर्म होती है जो बाकी सराउंडिंग से क्या होती है, ऊंची होती है और इसका मतलब ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो लगभग फ्लैट होता है, ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस होता है। इसके कुछ साइड्स स्टीप स्लोप्स के भी होते हैं। इंडिया में काफ़ी सारे प्लेट्यू हैं, जैसे मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। इनमें से एक प्लेट्यू है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो मिडिल में है। जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसके मिडिल में ये रीजन है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन। ये एक काफ़ी पुराना लैंड फॉर्मेशन है। सिंस दिस रीजन इज अ पेनिनसुला सराउंडेड by water on all three sides by the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean, it is called a peninsular plateau। क्योंकि ये जो रीजन है एक पेनिनसुला है, ये तीनों साइड से वाटर बॉडीज के थ्रू क्या है, सराउंडेड है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, इस वजह से इस रीजन को पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है। मतलब पहले तो ये जो रीजन है प्लेट्यू है और ऊपर से ये पेनिनसुलर रीजन में लाई करता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है। अब पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक टाइप ऑफ लैंडफॉर्म होता है जो तीनों साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है, सराउंडेड होता है। The plateau is bordered by two mountain ranges, the Western Ghats and Eastern Ghats। ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है, इसके बॉर्डर हैं। The Western Ghats are taller and run along the western coast like a wall। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये टॉलर है और वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग क्या करते हैं, ये रन करते हैं। वहीं पे यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी हैं। ये स्टीप साइड से फ्लो करते हैं मॉनसून सीजन के ड्यूरिंग। Don't miss out. The Western Ghats have been declared a UNESCO World Heritage Site। वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। They are home to many rivers and have a rich biodiversity। ये जो रीजन है वेस्टर्न घाट रीजन, यहाँ पे काफ़ी सारे रिवर्स भी फ्लो करते हैं और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी रिच है। जो इसकी नॉर्दर्न पोर्शन है, वेस्टर्न घाट की जो नॉर्दर्न पोर्शन है, इसको सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। The eastern Ghats are lower and broken into smaller hills। जो हमारा ईस्टर्न घाट रीजन है वो वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में कैसा है, उसकी जो हाइट है वो कम है, लोअर है और ये जो रीजन है इरेगुलर है, काफ़ी सारे छोटे छोटे हिल से ब्रोकन रेंज है इसका और ये ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल क्या करता है, लाई करता है, मूव करता है या रन करता है। बिटवीन दिस माउंटेन रेंजेस लाई द डेक्कन प्लेट्यू। ये जो माउंटेन रेंजेस है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इसके बीच में डेक्कन प्लेट्यू रीजन लाई करता है, लोकेटेड है। Rivers like the Godavari, Krishna and Kaveri flow across the plateau from west to east। ये जो रिवर्स है जैसे कि गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये क्या करते हैं, ये प्लेट्यू में वेस्ट टू ईस्ट क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं। These rivers are important for farming and provide water to millions of people। ये जो rivers हैं वो फार्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मिलियंस ऑफ पीपल्स को ये वाटर भी प्रोवाइड करते हैं। Let's explore. Look at the physical map of India given at the end of the book. Notice the direction of flow of the rivers।
ये मैप हम देख रहे थे, यहाँ पे ये जैसे हम देख रहे हैं ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ये देखिए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहे हैं। वहीं पे कुछ हमारे ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती। बाकी सारे ऑलमोस्ट बाकी जितने भी रिवर हैं वो सारे बे ऑफ बंगाल में फ्लो करते हैं। वहीं पे ये जो नर्मदा एंड ताप्ती है ये अरेबियन सी में फ्लो करते हैं। This plateau is rich in minerals, forests and fertile land, making it vital for India's economy. ये जो प्लेट्यू रीजन है ये मिनरल्स, फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड से रिच है, जिसकी वजह से ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक इम्पोर्टेंट रीजन है। इट टिल्ट्स अ लिटिल टू द ईस्ट, ये ईस्ट के टुवर्ड्स क्या है, थोड़ी सी टिल्टेड लैंड, थोड़ा सा ईस्ट की ओर क्या है, ये टिल्टेड है। So a few rivers in this region flow towards the Bay of Bengal. इस वजह से कुछ हमारे जो रिवर्स हैं इस रीजन के वो बे ऑफ बंगाल में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी ओरिजिनेट हियर। कुछ रिवर्स जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, महानदी यहीं पे क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये जो रिवर्स हैं गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सारे जो रिवर हैं यहीं से ओरिजिनेट होते हैं और हमें फार्मिंग, इंडस्ट्रीज और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती, जो अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं। हमें समझ लेते हैं ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। हम ये चीज़ मैप्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन है। ये जो हमारे रिवर्स हैं गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, महानदी रिवर, ये इसी रीजन में क्या करते हैं, इसी रीजन में ओरिजिनेट होते हैं और ये सारे बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाते हैं। वहीं पे कुछ हमारे रिवर्स भी हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं, नर्मदा एंड ताप्ती। Dense forests on the plateau are home to tribal communities including the Santhal, Gond, Bega, Bhil and Kolko। ये जो डेंस फॉरेस्ट रीजन है प्लेट्यू का, यहाँ पे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी रहती हैं, जैसे कि संथाल, गोंड, बेगा, भिल एंड कोलको। ये जो ट्राइब्स हैं इनकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, इनकी अपनी क्या है, अलग लैंग्वेज है और ट्रेडिशन है, और इनकी जो लाइफस्टाइल है वो क्या है, नेचर से कनेक्टेड है। Plateaus are home to many beautiful waterfalls in India, as rivers flow over their uneven and rocky surfaces। Plateaus में काफ़ी सारे सुंदर सुंदर waterfalls भी हैं। These waterfalls not only attract tourists but also help in hydroelectric power generation and provide water for irrigation। ये जो waterfalls हैं ये सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और इरिगेशन के लिए वाटर भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था जॉग फॉल्स के बारे में, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होती है। ये एक हमारी और एक वाटरफॉल की इमेज दी हुई है, पावर हाउस वाटरफॉल्स एट पेरिया कनाल नियर मुन्नार, केरला। ये मुन्नार में सिचुएटेड है, केरला में, पावर हाउस वाटरफॉल। डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के जंगल वाला इलाका है, घने जंगल वाला इलाका है जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ लिव करते हैं। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के कुछ इमेजेस हैं। लायन टेल्ड मकाक, वेस्टर्न घाट्स के लायन टेल्ड मकाक, किंग कोबरा,
This is an insectivorous plant, meaning it feeds on insects found in the Western Ghats. ये एक insectivorous plant है जो कि insects में क्या करता है, feed करता है, और ये Western Ghats में पाया जाता है. It catches small insects in sticky traps and digests them. ये अपने sticky traps में छोटे छोटे insects को क्या करता है, कैच करता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है. कोल माइन्स इन द प्लेट्यू, ये प्लेट्यू रीजन का कुछ कोल माइन है. एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए. कोल इज अ फॉसिल फ्यूल द यूज ऑफ विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग. कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है जिसके यूज से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन मिलता है. मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट इज़ इंडियाज़ फाइनेंशियल सेंटर, ये मुंबई की इमेज है, वेस्ट कोस्ट में सिचुएटेड है और ये इंडिया का क्या है, फाइनेंशियल सेंटर है. इंडियाज़ अमेजिंग कोस्ट लाइन्स. India's coastline is dotted with beautiful beaches, rocky cliffs and lush green forests. जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर बीचेस हैं, रॉकी क्लिफ्स हैं और लश ग्रीन फॉरेस्ट है, हरे भरे जंगल है. अब ये जो क्लिफ होता है वो क्या होता है वो हम समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये हमारा लैंड है, लैंड का जो सरफेस है, और ये हमारा क्लिफ है. अब क्लिफ क्या होता है, ऐसा रॉक का मास होता है जो कि ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, काफ़ी हाई होता है. काफ़ी हाई होता है और ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है. ये हमारा क्लिफ है. सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड वाइल अदर्स हैव ब्लैक रॉक्स. कुछ बीचेस हैं जहाँ पे जो सैंड है कैसी है, गोल्डन है. वहीं पे कुछ बीचेस हैं जहाँ पे ब्लैक रॉक्स हमें पाए जाते हैं. सम आइलैंड्स हैव कोरल रीफ्स वाइल अदर्स आर कवर्ड इन थिक जंगल्स. कुछ आइलैंड्स में कोरल रीफ्स मिलते हैं, वहीं पे दूसरों में दूसरे जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे जंगल्स होते हैं. इंडियाज़ कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइजेस. जो इंडिया का जो कोस्ट है वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है. इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है, ओवर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग. Let's explore. Look at the physical map of India in your school atlas or wall map and find the name of 5 rivers that flow into the Bay of Bengal. Find out India's coastal states and discuss the difference between the western and eastern coastal plains. डिफरेंस तो हम आगे समझने वाले हैं, बाकी हम ये रिवर्स देख लेते हैं. 5 हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी एंड गंगा. और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा एंड ताप्ती. Do you know what it is called when these rivers split into multiple streams near the coast? Discuss with your teacher in class to find out. जहाँ पे जो रिवर है वो मल्टीपल स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, डेल्टा. रिवर अपने साथ क्या करती है, छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल, सेडिमेंट्स के पार्टिकल को लेके चलती है, और एक जगह जाके जहाँ पे जो वाटर की जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. वहाँ पे क्या होती है, डिपोजिशन स्टार्ट होती है. जो सेडिमेंट्स के पार्टिकल है धीरे धीरे डिपोजिट होते हैं. डिपोजिट होने के वजह से एक हमारा लैंड मास फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा. काफ़ी सारे डेल्टास हैं इंडिया में, जैसे कि महानदी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा. ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं डेल्टा के. वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला. जो हमारा वेस्ट कोस्ट है इंडिया का वो गुजरात से लेकर केरला तक क्या करता है, स्ट्रेच करता है. ये महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका से होकर गुजरता है. मोस्ट रिवर्स हैव ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स, फ्लो स्विफ्टली एंड फॉर्म ईश्वरीज. ज़्यादातर जो वेस्टर्न घाट्स से जो रिवर है जो ओरिजिनेट होते हैं वो काफ़ी स्विफ्टली, काफ़ी स्पीड के साथ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं
और एक जगह पे जाके ईश्वरी फॉर्म करते हैं। ईश्वरी वो जगह होता है जहाँ पे जो हमारी रिवर की जो फ्रेश वाटर है वो जाके सी की जो सॉल्ट वाटर है उससे जाके मिलता है। जहाँ पे ब्रैकिश वाटर रीजन फॉर्म होता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ईश्वरी। ये जैसे मान लो ये एक रिवर है, इसका फ्रेश वाटर और यहाँ से सी की जो हमारी सी की सॉल्ट वाटर जिस रीजन पे क्या होता है, कनेक्ट होता है एक दूसरे से, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ईश्वरी। और ये जो वाटर है वो कैसा वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर। The coastline is shaped by alluvial deposits from short rivers and features coves, creeks and estuaries. जो कोस्टलाइन है वहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं शॉर्ट रिवर्स के वजह से, जहाँ पे अलग अलग फीचर्स फॉर्म होते हैं जैसे कि कोव्स, क्रीक्स और इश्वरीज। और यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट इश्वरीज है वो कौन कौन से हैं, नर्मदा एंड ताप्ती इश्वरीज। The west coast has many important ports and cities. These have been the centers of economic activity for millennia. जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटीज़ हैं जैसे कि मुंबई पोर्ट हो गया। These cities have been centers of economic activity for millennia. 1000 साल से ये जो रीजन है वो इकोनॉमिक सेंटर्स की तरह वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। The East Coast. The East Coast lies between Eastern Ghats and the Bay of Bengal. जो ईस्ट कोस्ट है वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू द कन्याकुमारी, गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। इट हैज़ वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर डेल्टास। ये जो रीजन है वहाँ पे वाइड प्लेन्स हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े रिवर डेल्टास में, जैसे कि महानदी रिवर डेल्टा, गोदावरी रिवर डेल्टा, कृष्णा एंड कावेरी डेल्टा। ये कुछ हमारे डेल्टाज हैं जो इस रीजन में है, ईस्ट कोस्ट रीजन में है। इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिल्का लेक एंड पुलिकाट लेक, a lagoon which is a body of water separated from larger bodies of water by a natural barrier are found here. जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज जैसे कि चिलिका लेक और पुलिकाट लेक, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। अब ये जो दोनों वाटर बॉडीज है चिलिका लेक और पुलिकाट लेक, ये क्या है, लगून के एग्जाम्पल्स हैं। What is a lagoon? Lagoon is a body of water separated from larger bodies of water by a natural barrier. Lagoon एक वाटर बॉडी होता है जो लार्जर बॉडी ऑफ वाटर से सेपरेट हो जाता है, किसके वजह से, नेचुरल बैरियर के वजह से। Deltas are landforms formed at the mouth of the river where it deposits sediments into a larger body of water such as an ocean, a lake or another river. डेल्टास क्या है, डेल्टा एक टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है जो फॉर्म होता है कहाँ पे, माउथ ऑफ द रिवर पे फॉर्म होता है। जब वो जो रिवर है वहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, और ये कौन कौन से रीजन में फॉर्म होता है, ओशन में या लेक में या दूसरे रिवर के साथ कनेक्ट होते टाइम भी होता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ओवर टाइम दीज sediments built up forming a triangular और fan shaped area. ओवर टाइम क्या होता है, ये जो रीजन है वहाँ पे sediments बिल्डअप होते हैं और वहाँ पे एक ट्राइंगुलर शेप फॉर्म होता है, शेप्ड एरिया फॉर्म होता है या फैन शेप्ड एरिया फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी रिवर्स हैं वो काफ़ी फर्टाइल डेल्टा फॉर्म करते हैं जिससे कि फार्मिंग अच्छे से हो पाती है। इंडियन आइलैंड्स। The Indian islands refer to the group of islands scattered over the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal, which form part of India's territory. जो हमारे इंडिया के जो आइलैंड है वो रेफर किसको करते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को जो कि स्कैटर्ड है कहाँ पे, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में, और ये इंडिया का जो टेरिटरी है उसके पार्ट है। इंडिया हैज़ टू मेजर आइलैंड ग्रुप्स, इंडिया के पास दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी में लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स
एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में है वो। दिस आइलैंड्स हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, ये जो आइलैंड्स हैं इनकी काफ़ी यूनिक वाइल्ड लाइफ होती हैं, यहाँ पे काफ़ी यूनिक वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पे सुंदर सुंदर बीचेस हैं, ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रीफ्स एंड वॉल्केनोस। इन आइलैंड्स में ब्यूटीफुल बीचेस भी हैं, कोरल रीफ्स भी हैं और वॉल्केनोस भी हैं। Several ancient tribes made these islands home tens of thousands of years ago. काफ़ी जो एंशियंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने इन आइलैंड्स को अपना घर बनाया हुआ है लगभग कई हज़ारों साल पहले। लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलागो, a group of islands located in the Arabian Sea. लक्षद्वीप एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो अरेबियन सी में लोकेटेड है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? मालाबार कोस्ट जो केरला है उससे काफ़ी क्लोज है। इट इज़ मेड अप ऑफ 36 आइलैंड्स मेड ऑफ कोरल। इट इज़ मेड अप ऑफ 36 आइलैंड्स मेड ऑफ कोरल। ये जो आइलैंड है यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहाँ पे लगभग 36 आइलैंड्स हैं जो कोरल से बनी हुई हैं। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पीपल। यहाँ के जो आइलैंड्स हैं उनमें सभी आइलैंड्स जो है इनहेबिटेड नहीं है, कुछ आइलैंड्स ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते। इंडिया कंट्रोल्स अ वास्ट मैराइन एरिया अलाउिंग फॉर फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिया जो है काफ़ी बड़ा मराइन एरिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो कि फिशिंग के लिए, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमें अलाउ करता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। This archipelago comprises more than 500 large and small volcanic islands divided into two distinct groups, the Andaman and Nicobar Islands. Their location is very important. ये जो हमारा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है इनमें 5000 बड़े और छोटे वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं और दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है। पहला है अंडमान और दूसरा है निकोबार आइलैंड्स। ये जो लोकेशन है इसका वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया कीपिंग एन आई ऑन द ओशन। ये जो है आउटपोस्ट के तरह है इंडिया के, और ये ओशन में, मतलब ओशन से हमारे इंडिया पे एक आई रखने में, एक नज़र रखने में हेल्प करते हैं। इट इज़ होम टू अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये जो रीज़न है यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के जीव जंतु और पेड़ पौधों की वेराइटीज़ हैं। द अंडमान आइलैंड्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको यहाँ पे जेल में रखा गया था, बहुत सीवियर कंडीशंस में इनको जेल में रखा जाता था, एक प्रिजन कॉम्प्लेक्स में, जिसको उस टाइम कहा जाता था द सेल्यूलर जेल। अब समझ सकते हैं कि ये हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो अंडमान आइलैंड्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जेल में रखा गया था, काफ़ी सीवियर, काफ़ी गंदे कंडीशंस में उनको रखा जाता था, काफ़ी दयनीय कंडीशन में उनको रखा जाता था एक प्रिजन कॉम्प्लेक्स में, जिसको कहा जाता था सेल्यूलर जेल। It has been preserved to remind us of the tremendous sacrifices that our forefathers made so we could be free. ये जो रीजन है, सेल्यूलर जेल का जो स्ट्रक्चर है उसको अभी भी प्रिजर्व किया गया है ताकि हमें ये याद रह सके कि कितने सेक्रीफाइसेस हमारे फोर फादर्स ने हमारे लिए किए थे ताकि हम आज़ाद हो सकें। इनके बारे में हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। कोरल, ये इमेजेस हैं कोरल रीफ इन द लक्षद्वीप आइलैंड। ये लक्षद्वीप के कोरल रीफ का इमेज है। ये अंडमान आइलैंड का कोरल रीफ का इमेज है। अ फ्लोटिंग डॉक, अ स्मॉल पोर्ट ऑफ द इंडियन नेवी नियर द अंडमान आइलैंड्स।
ये अंडमान आइलैंड्स के आसपास एक फ्लोटिंग डॉक है इंडियन नेवी का। Don't miss out, Barren Island in the Andaman and Nicobar Islands is the only active volcano in India. ये इमेज दी हुई है, एरियल व्यू दी गई है बैरन आइलैंड की। ये ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, जो सिचुएटेड कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इट समटाइम्स erupts sending smoke and lava into the sky. ये जो बैरन आइलैंड है, इसमें कभी कभार क्या होता है, विस्फोट होता है, जिससे क्या होता है, स्मोक और लावा बाहर आता है। The delta in West Bengal and the Sundarbans. As we travel back from the islands toward the eastern side of the Himalaya via the Bay of Bengal, we come to the Sundarbans. जब हम ट्रेवल करते हैं, ये हम मैप में समझते हैं, जब हम अंडमान निकोबार आइलैंड से वेस्ट की ओर ट्रेवल करते हैं बे ऑफ बंगाल के थ्रू, तब हम कहाँ पहुँचते हैं, सुंदरबन डेल्टा में पहुँचते हैं। ये हमारा डेल्टा रीजन है, यहाँ पे हम पहुँचते हैं। This is located in the delta of the Ganga, Brahmaputra and their tributaries. ये जो रीजन है, ये जो डेल्टा रीजन है, सुंदरबन डेल्टा रीजन, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके डेल्टा रीजन में लोकेटेड है। दिस डेल्टा हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द रिवर, सी एंड लैंड। ये जो डेल्टा रीजन है, यहाँ पे रिवर, सी और लैंड का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। About half of it is located in India and the rest is in Bangladesh. इसका जो आधा हिस्सा है वो हमारे इंडिया में लोकेटेड है और बाकी आधा बांग्लादेश में लोकेटेड है। जैसे अगर हम मैप में देखेंगे, ये हमारा सुंदरबन डेल्टा रीजन है, इसमें जो आधा रीजन है वो इंडिया में लोकेटेड है और बाकी आधा कहाँ पे है, बांग्लादेश में लोकेटेड है। दिस इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। द सुंदरबंस आर होम टू मैनी स्पीसीज इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर। ये जो सुंदरबंस है, यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल के स्पीसीज पाए जाते हैं, उनमें से एक रॉयल बंगाल टाइगर भी है। ये इमेज है सुंदरबन डेल्टा रीजन का, जो मैनग्रोव्स हैं उनके, उसका इमेज है ये सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल है, जो मेघालय इंडिया में सिचुएटेड है। ये शादसो मेंसियम फेस्टिवल है, जो खासी पीपल सेलिब्रेट करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, एज अ फॉर्म ऑफ थैंकफुलनेस टुवर्ड्स नेचर। ये नॉनगियात विलेज चेरापूंजी मेघालय में सिचुएटेड लिविंग रूट ब्रिजेस है। ये जो ब्रिज है, इसको जो लिविंग ट्रीज हैं उनके जो रूट्स हैं उनको वीव करके इसको बनाया गया है। The hills of the northeast. Stay on the map as we move towards the hill of the northeast, our final destination for now. Can you see Garo, Khasi and Jaintia marked on the map? अभी हम मैप में देखते हैं। ये जो हमारा, यहाँ से जब हम और ईस्ट की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, हमें ये तीन रीजन दिखाई देंगे। ये तीन रीजन दिखाई देंगे, गारो, खासी एंड जयंतिया। These hills, part of the Meghalaya plateau, are known for their lush greenery, heavy rainfall and breathtaking waterfalls. ये तो रीजन है, ये किसका पार्ट है, मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है। यहाँ पे लश ग्रीनरी है, काफ़ी हरा भरा रीजन है। हैवी रेनफॉल होता है यहाँ पे, काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है, काफ़ी बारिश होती है यहाँ पे और काफ़ी सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स भी हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंसेस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल्स इन द वर्ल्ड।
ये जो रीजन है वर्ल्ड के काफ़ी हाईएस्ट रेनफॉल्स ये एक्सपीरियंस करती हैं, जिसके वजह से यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर काफ़ी रिच फॉरेस्ट हैं, घने जंगल है, यूनिक वाइल्ड लाइफ है और लैंड भी कैसी है, काफ़ी फर्टाइल है। डोंट मिस आउट। Molinong village, situated in East Khasi Hills of Meghalaya, is renowned as the cleanest village in Asia। जो मोलिनोंग विलेज है, जो सिचुएटेड है कहाँ पे, ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय में, वो रिनाउंड है क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। एशिया का क्लीनेस्ट विलेज के वजह से ये फेमस है। कैसे फेमस है? एज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। ये जो विलेज है ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे वेल मेंटेन क्लीनलीनेस है, साफ सफाई है, बैम्बू के यहाँ पे डस्टबिन है, इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस के वजह से जो रीज़न है वो फेमस है। ये जो विलेज है यहाँ पे लिविंग रूट ब्रिजेस भी है, जो कि कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ट्री रूट्स को काफ़ी सालों तक वीव एक दूसरे में वीव करके क्रिएट किए जाते हैं। ये इमेज है, एक लिविंग रूट ब्रिज का ये इमेज है और एक ये इमेज है। So this is the end of our chapter. Thank you for watching. See you in the next one.